हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का जीएस एक्सपर्ट ऑनलाइन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण क्लास लेकर के उपस्थित हो चुका हूं जो आपके सीटेट जूनियर की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस क्लास में मैं क्या करने वाला हूं कि सबसे पहला नंबर तो एनसीईआरटी के साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगा। मतलब मैं अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सिलेक्ट करूंगा तो दोस्तों उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसमें मैंने 1 फरवरी 2023 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपके सीटेट जूनियर पेपर 2 सामाजिक विज्ञान के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप सभी विद्यार्थी सबसे पहले तो इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में इस जीएस एक्सपर्ट ऑनलाइन के परिवार से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर क्लास पसंद आएगी तो लाइक का बटन आप लोग ज़रूर दबाना। और ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी, आपके समझ में भी आएगा, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न भी आएगा। तो इसलिए इस क्लास को ढंग से बेहतर तरीके से आप लोग देखिएगा। जैसे सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या लिखा है, पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। मैं एनसीईआरटी भी दिखाऊंगा आप लोगों को। जैसे लिखा है कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक, एक शब्द होता है प्रथम कुलिक। ये प्रथम कुलिक शब्द किस काल में? गुप्त काल में। तो गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो गुप्त काल में जो मुख्य न्यायिक अधिकारी होता था, जैसे आज के डेट में जज साहब होते हैं, जज साहब जो न्यायाधीश होते हैं, तो गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य का समय था, समुद्रगुप्त का समय था, तो मुख्य न्यायिक अधिकारी को महादंड नायक कहा जाता था। पहला नंबर तो इसे नोट कर लीजिएगा। गुप्त काल में जो जज साहब होते थे उन्हें महादंड नायक कहा जाता था, ये ध्यान रखना। जो मुख्य बैंकर, जो बैंकिंग का काम करते थे, रुपए पैसे के लेन देन का काम करते थे, उनको नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। ये भी याद कर लीजिएगा, नगर श्रेष्ठी के नाम से जाना जाता था। जो मुख्य व्यापारी होता था उसे सार्थवाह कहते थे। मुख्य व्यापारी को क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था। और जो प्रथम कुलिक शब्द है, ये दोस्तों मुख्य शिल्पकार जो होता था उसे प्रथम कुलिक कहते थे। मतलब डी ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा। अब एनसीईआरटी में देखो, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए। आनुवांशिक बन गए का मतलब क्या होता है? अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेर अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायिक अधिकारी थे। तो ये वाली बात आप लोगों को दोस्तों जरूर याद रखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि महादंडनायक किसे कहा जाता था, तो महादंडनायक कहते थे मुख्य न्यायिक अधिकारी। अब सोच लो, यही क्वेश्चन तो आपके सीटेट में 1 फरवरी 2023 को पूछा गया है ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। महादंडनायक कहते हैं मुख्य न्यायिक अधिकारी को। और जो कवि हरिसेन थे, कवि हरिसेन के बारे में एक बात याद रखना, ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। किस भाषा के? संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। और ये समुद्रगुप्त के शासन काल में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ये बात आपको याद रखना है। एक बात और नोट कर लीजिएगा आप लोग, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये सारी बातें आप लोग नोट करते चलिएगा। तो मैंने क्या बता दिया आपको
कि जो हरिशेण कवि थे, ये हरिशेण दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और ये संस्कृत के कवि थे और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आगे सुनिएगा। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि जो हरिशेण एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री। अब ध्यान रखिएगा, कुमारामात्य का मतलब क्या होता था? मंत्री। जैसे आज के डेट में जो मंत्री लोग होते हैं उनको गुप्त काल में मंत्री को कुमारामात्य कहा जाता था। और तीसरा शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा, संधि विग्रहिक किसको कहते थे? संधि विग्रहिक कहा जाता था जो युद्ध और शांति के विषय का मंत्री होता था। जैसे आज रक्षा मंत्री होता है ना, जैसे आज के डेट में रक्षा मंत्री होता है, वैसे गुप्त काल में जो संधि विग्रहिक होता था वो युद्ध और शांति का मंत्री था। और तीसरी बात देखो, संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी, देख लो, नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी किसको कहा जाता था? यानी मुख्य बैंकर, जो बैंकी का काम करता था उसे नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। और जो शहर का व्यापारी, देख लीजिएगा, जो शहर का व्यापारी होता था उसे सार्थवाह कहते थे। सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। तथा प्रथम कुलिक, प्रथम कुलिक किसको कहा जाता था? अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो दोस्तों मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का बता दिया है। ऐसा पढ़ाऊंगा आपको, आप सही से पढ़ना। नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी किसको कहते थे? मुख्य बैंकर को कहते थे जो बैंकिंग का काम करता था। जो व्यापारी होते थे, व्यापारी को क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहते थे व्यापारी को। ठीक है। प्रथम कुलिक किसको कहा जाता था? तो शिल्पकार को प्रथम कुलिक कहते थे। संधि विग्रहिक को क्या कहा जाता था? युद्ध और शांति का मंत्री होता था। कुमारामात्य किसे कहते थे? मंत्री को कहते थे। और महादंडनायक किसे कहा जाता था? मुख्य न्यायिक अधिकारी को कहा जाता था। तो इस प्रकार पहला प्रश्न देखो मैंने कितना बेहतर तरीके से एनसीईआरटी से कवर करके आपको बताया कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का क्या अर्थ है। तो याद रखना, मुख्य न्यायिक अधिकारी महादंडनायक कहते थे। नगर श्रेष्ठी जो होता था वो मुख्य बैंकर होता था। मुख्य व्यापारी जो होता था उसे सार्थवाह कहते थे। और मुख्य शिल्पकार जो होता था उसे प्रथम कुलिक कहते थे। ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा है और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके 1 फरवरी 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं आपको बताऊंगा, इसे देखो एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है। पहला लिखा है कि वो भूर्ज या बर्च की छाल कहाँ पाई गई। जैसे भोज वृक्ष, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा ना, एक वृक्ष है जिसे हम लोग बोलते हैं भोज वृक्ष। तो ये भोज वृक्ष की छाल कहाँ पाई गई? जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं या सूक्ति लिखी गई है। तो देखो, भोज वृक्ष की छाल पर पहले लिखा जाता था। अगर यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो भोज वृक्ष, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये किस चीज का वृक्ष है दोस्तों? ये भोज वृक्ष है, या इसको हम लोग बर्च भी कहते हैं, बर्च भी कहते हैं, या इसको हम लोग भूर्ज भी कहते हैं। अब ये जो वृक्ष है, भोज का जो वृक्ष है, इस वृक्ष की देखो ये छाल निकाल रहे हैं ना, छाल देखो, छाल निकाल रहे, इसी छाल पर लिखेंगे। इसी भोज वृक्ष की छाल को समझो कागज बना लेंगे और उसी कागज पर लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी, ये कहाँ मिली हैं? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। पांडुलिपि का मतलब जो हाथ से लिखा गया हो,
पांडुलिपि का मतलब होता है जो हाथ से लिखा गया हो। जैसे यहाँ पर देखो, ये पूरा पन्ना देख रहे हो ना, ये लिखा गया है ना, ये हाथ से लिखा गया है। तो ये किस पर लिखा गया? ये भोज वृक्ष की छाल पर। जैसे मैंने अभी छाल दिखाया था ना, यहाँ पर ये भोज वृक्ष की छाल निकाल रहे हैं पेड़ से। तो हाँ, तो इसी पर पन्ना बना करके ये लिखे हैं पांडुलिपि, मतलब हाथ से लिखा गया। तो यहाँ लिखा है ना कि भोज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। अब देखो, स्पष्ट तौर पर क्वेश्चन का आंसर आपको एनसीईआरटी में मिला कि नहीं मिला, ये आप लोग मुझे बताओ। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो लिखा है कि वो भोज बर्च की छाल कहाँ पाई गई, जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं या सूक्ति लिखी गई हैं। तो ऑप्शन ए कश्मीर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। हमने आपको एनसीईआरटी में दिखा दिया, मैंने चित्र भी दिखा दिया, मैंने पढ़ा भी दिया। ऋग्वेद की अगर बात करोगे तो सबसे पहला नंबर, तो सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखना, संस्कृत भाषा में लिखा गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो 1028 सूक्ति मतलब श्लोक है। और दोस्तों 10 पाठ है इसमें, मतलब 10 मंडल है। इतनी बात आप ऋग्वेद के बारे में याद कर लेना। और वेद टोटल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? टोटल वेदों की संख्या तो 4 है ना। कौन कौन सा वेद है सर? सबसे पहला नंबर सर ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद में दूसरा यजुर्वेद है। यजुर्वेद के बाद में सर तीसरा सामवेद है। सामवेद के बाद में सर चौथा अथर्ववेद है। मतलब बेसिकली अगर मैं वेद कहूँ तो वेद तो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन ऋग्वेद सबसे पुराना है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें 1028 सूक्ति मतलब श्लोक हैं और इसमें 10 मंडल मतलब 10 पाठ हैं। तो भोज वृक्ष की छाल ये जम्मू कश्मीर में मिला है। यहाँ इसी पर पांडुलिपि मतलब हस्तलिखित, और ये मैंने आपको छाल दिखा दिया। इसी छाल पर ये लोग पहले लिखते थे। आज हम लोग कापी पर लिखते हैं, लेकिन पहले इस वृक्ष की छाल पर लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति, तमिल कृति का मतलब होता है तमिल भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? तमिल भाषा में लिखी गई। ये बात आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है। हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। तो कौन सी तमिल कृति? तो याद रखना वो हो जाएगा पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में स्पष्ट तौर पर क्या लिखा हुआ है कि अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों, साधारण पुरुषों और साधारण औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। इसके बारे में हमको 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पुराणम से एक उद्धरण से प्राप्त होता है। तो साधारण सी बात हम लोग कह सकते हैं ना, बात समझ गए होंगे आप लोग कि 12वीं शताब्दी में साधारण पुरुष मतलब साधारण मर्दों और औरतों के बारे में जो जानकारी हमको तमिल कृति में तमिल भाषा में मिलती है वो पेरिया पुराणम नामक किताब में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेरिया पुराणम। लेकिन एक बात याद रखना, सिलप्पा दिकारम नामक किताब किसने लिखा था? इलांगो अडिगल। इनका नाम तो आप लोग जरूर याद रखना, ये जरूर आपसे पूछेगा। इलांगो अडिगल ने कौन सी किताब लिखी थी? सिलप्पा दिकारम। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि तमिल का
प्रथम महाकाव्य था? तमिल भाषा में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो तमिल भाषा में लिखा गया प्रथम महाकाव्य था सिलप्पा दिकारम, जिसको किसने लिखा था? इलांगो अडिगल ने लिखा था। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना। यहाँ पर देखो ये चारों किताबें आप लोगों को मणिमेखलई ये किताब किसने लिखा है पता है ना? सेथलई सतनार ने लिखा है। किसने लिखा है? सेथलई सतनार। सेथलई सतनार ने लिखा है कौन सा? मणिमेखलई नामक किताब। और सिलप्पा दिकारम मैंने किसको बता दिया? इलंगो अडिगल। इलंगो अडिगल ने सिलप्पा दिकारम किताब लिखा है, तमिल भाषा का पहला महाकाव्य। और सेकिलार ने पेरिया पुराणम लिखा है। किसने? सेकिलार ने पेरिया पुराणम लिखा है। ये बात आप लोग याद रखना। सेकिलार पेरिया पुराणम लिखे हैं, इलांगो अडिकल सिलप्पा दिकारम लिखे हैं, और सेथलई सतनार मणिमेखलई लिखे हैं। और वलयपति किसने लिखा ये मुझको नहीं पता। तो दोस्तों एनसीईआरटी से जोड़कर मैंने आपको बताया कि निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? तो वो किताब हो जाएगा पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम, ये सारी किताबें मैंने यहाँ पर लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खा रहा है? कौन सा मेल नहीं खा रहा है? मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से दिखाऊंगा। देखो जो खजुराहो के मंदिर बने हैं ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बने हैं। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, और इसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। ये बात तो एकदम मेल खा रहा है। जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा है ना कि खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। पहला नंबर तो ये याद रख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी की कटिंग में लाया हूँ। एनसीईआरटी का है इसलिए आप इसे याद करना। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और यह मंदिर चंदेल वंशीय राजा धंग द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया था। प्रश्न तो यही था ना कि जो खजुराहो के मंदिर है, तो मैंने खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है, और यह मंदिर चंदेल वंशीय राजा धंग द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया। तो यहाँ पहला का मिलान क्या हुआ? सही है कि नहीं कि खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। एहोल की बात करोगे तो एहोल दोस्तों कर्नाटक में है। एहोल कहाँ पर है? कर्नाटक में है, और इसको चालुक्य वंश के राजाओं ने बनाया था। ये बात भी एकदम सही है। जैसे देखो ये दूसरा है, एहोल का मंदिर है, तो एहोल का मंदिर जो बनाया गया था ये चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया था, और चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी एहोल। एहोल चालुक्यों की राजधानी भी हुआ करती थी, तो उन लोगों ने बनवाया था। तीसरा कांचीपुरम। कांचीपुरम तमिलनाडु में है। कांचीपुरम कहाँ है सर? कांचीपुरम तमिलनाडु में है। इसको पल्लव राजाओं ने बनाया था। ये बात भी सही है। कांचीपुरम यहाँ पर देखोगे तो कांचीपुरम, ये कांचीपुर का मंदिर आपको दिखाई पड़ेगा, तो इसको पल्लव राजाओं ने बनवाया था। और उसके बाद में अगर महाबलीपुरम की बात करोगे तो महाबलीपुरम भी दोस्तों याद रखना पल्लव राजाओं ने ही इसको भी बनवाया था। तो डी का मिलान तो सही है नहीं, डी का मिलान तो सही है नहीं। और यही पूछा है कि किसका मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि महाबलीपुरम अगर बताऊं तो एनसीईआरटी में देखो स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है का समकालीन था, के शासनकाल में माना जाता है। लिखा है कि नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल्ल भी कहा जाता था, किसको? नरसिंह वर्मन प्रथम को मामल्ल भी कहते थे। इसने 640 ईस्वी के आसपास पल्लव राजगद्दी पर बैठा था। किस पर? पल्लव राजगद्दी पर।
उसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसके हाथों अपने पिता को मिली हार का बदला लिया और महाबलीपुरम में अनेक भवनों के निर्माण कार्य प्रारंभ किए। संभवतः इसीलिए महाबलीपुरम को उसके नाम का अनुकरण करते हुए मामल्लपुरम भी कहा जाता है। तो चाहे मामल्लपुरम कहो और चाहे महाबलीपुरम कहो, इसको किस शासक ने बनवाया? पल्लव राजाओं ने बनवाया था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो महाबलीपुरम, जिसको मामल्लपुरम कहते हैं, उसको पल्लव राजाओं ने। तो यहाँ पर देखो, जो डी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है महाबलीपुरम, इसके सामने चोल लिखा है तो चोल होगा नहीं। मैंने आपको बता दिया पल्लव राजाओं ने बनवाया था। तो कौन सा मेल नहीं खाता है? डी वाला मेल नहीं खाता है। चलिए, तो ये सारे मंदिर मैंने आपको दिखा दिए, हर एक चीज एनसीईआरटी। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 पर जरा आप लोग विचार कीजिए, तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इस क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखते हैं। 5वें प्रश्न का जवाब क्या होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तो ये पहला कथन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तवारीख उर्दू भाषा में नहीं लिखा हुआ है, तवारीख फारसी भाषा में लिखा गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा, अभी सुनना। दूसरा, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, ये बात तो सही है। सेकंड वाला तो राइट है कि तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। तीसरा, वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तो ये बात भी राइट हो जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब एनसीईआरटी में जरा देखो क्या लिखा है। सुल्तानों के अधीन जब दिल्ली थी, सुल्तानों के अधीन का मतलब जैसे गुलाम वंश हुआ करता था। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तुगलक। गुलाम खिलजी तुगलक। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? सैयद वंश आया था। और उसके बाद में दिल्ली सुल्तनत का लोदी वंश। ठीक है। गुलाम वंश बेसिकली 1206 से 1290 के बीच में था। खिलजी वंश दोस्तों 1290 से 1320 के बीच में था। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 के बीच में। सैयद वंश 1414 से 1451 के बीच में। और लोदी वंश 1451 से 1526 के बीच में था। ये दिल्ली के सुल्तान थे। तो इतिहास, जो दिल्ली के सुल्तानों का इतिहास लिखा गया है, उसे तारीख कहते हैं। जो दिल्ली के सुल्तानों का इतिहास लिखा गया है, उसे तारीख कहते हैं। और तारीख एक वचन शब्द है और तवारीख बहुवचन शब्द है। तो चाहे तवारीख कहो, चाहे तारीख कहो और चाहे इतिहास कहो, लेकिन तारीख एक वचन शब्द है, याद रखना। तवारीख बहुवचन शब्द है, ये भी आप याद रखना। तो इतिहास है जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए हैं। देख लिया ना भाषा। तवारीख किस भाषा में लिखा गया है? फारसी। तो पहला गलत हुआ कि नहीं? लिखा था तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था, तो ये मैंने कहा गलत। ये फारसी भाषा, क्योंकि उनकी राजकीय भाषा फारसी थी। दूसरी बात, तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन करते थे। सुशिक्षित व्यक्ति, तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सुशिक्षित व्यक्ति थे। यहाँ पर लिखा है ना कि तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा लिखा गया था। आगे नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है ये कुछ और बातें ध्यान में रखे, जैसे
पहला पॉइंट ध्यान से सुनिए। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते थे। तो यहाँ दूसरा पॉइंट जो लिखा है कि तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, तो ये बात सत्य हो गया कि नहीं सत्य हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी में पहला पॉइंट लिखा गया है, तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तान के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तो दोस्तों ये वाला, ये दो तीसरी वाली लाइन, वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए ढेर सारे पुरस्कार, तो केवल सेकंड एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है एकदम से करेक्ट। पांचवे का बी उत्तर हो जाएगा एकदम सही। और तीसरी बात क्या लिखी गई है, तीसरी बात भी याद कर लीजिएगा कि ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। कैसी समाज, जन्म सिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 बताना, एकदम सरल सा, आसान सा, चुटपुटिया सा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है, फटाफट इसका आंसर उत्तर दीजिएगा। छठवां प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। सूरदास के द्वारा, सूरसागर सूरदास ने लिखा, सूरसारावली सूरदास ने लिखा, रामायण, रामायण किसने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है रामायण। ठीक है, संस्कृत भाषा में रामायण लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। यहाँ पर देखो मैंने लिख भी दिया है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में। और साहित्य लहरी भी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखा है, देख लो। यहाँ पर लिखा है ना सूरदास, सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। ठीक है ना, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। उनके 3 ग्रंथ हो, एक तो सूरसागर, दूसरा साहित्य लहरी, सूरसागर साहित्य लहरी, और सूरसारावली, सूरसारावली ध्यान रखना, सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसारावली, ये 3 है। तो यहाँ पर देखो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों किसका है, सूरदास का। लेकिन रामायण ये वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और सूरदास के बारे में इतना जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों कि सूरदास जो थे ना, ये वात्सल्य मतलब माता और पुत्र का प्रेम, सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। किसके कवि माने जाते हैं, श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये बात आपको अच्छे तरीके से जरूर याद रखना है कि श्रेष्ठ कवि, और ये कृष्ण और गोपियों का प्रेम मानवीय प्रेम ये मानते थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर विचार कीजिएगा। 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग। और ये बहुत बढ़िया प्रश्न एकदम होता है। इसमें लिखा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। लिखा है कथन ए, कथन ए में कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। तो पहला तो ऑप्शन एकदम राइट है, पहला एकदम राइट है। दूसरा, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में
अपनी शक्ति और प्रबल कर ली, तो ये भी राइट हो जाता है। दोनों मतलब ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, देख लो, कि मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन था और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या देखेंगे आप कि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें पर विचार करना। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इस पर उत्तर दीजिए। इसमें लिखा है कि किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेलार कहा जाता था। भूस्वामी मतलब जमींदार, जो जमींदार होते थे ना, जो जमींदार होते थे, लैंड लॉर्ड, वेल्लार कहा जाता था। तो तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में आप लोग पाएंगे अच्छे तरीके से देखने के लिए कि पाली भाषा में जो गहपति होते थे, गहपति, गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। गहपति पाली भाषा में छोटे किसानों के लिए। बड़े जमींदार और जो ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों के नियंत्रण में थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। अब यहाँ पर देखो, वेलार, वेलार या बड़े जमींदार, वेलार किसको कहते थे, बड़े जमींदार को कहते थे। जो भूस्वामी होते थे उनको क्या कहा जाता था, वेलार कहा जाता था। बड़े जमींदारों को वेलार कहते थे। तो ये बात आप लोगों को, और सुनिए, जो तमिल क्षेत्र था ना, वहाँ भूमि का कुछ प्रकार था, आप लोग वो जरूर याद कर लीजिएगा। तमिल प्रदेश में क्या आपको याद रखना है कि जैसे जो वेलन वगई भूमि होती थी, ये कैसी भूमि होती थी आप लोग जानते हैं। वेलन वगई जो भूमि होती थी, ये दोस्तों याद रखना, सॉरी, ये याद रखना आप लोग, वेलन वगई जो भूमि होती थी, इसको कैसे आपको याद रखना है। जो वेलन वगाई भूमि होती थी, ये ऐसी भूमि होती थी जो गैर ब्राह्मणों की होती थी। ठीक है ना। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेलन वगाई कहते थे। ब्रह्मदेय भूमि किसे कहा जाता था, ब्रह्मदेय भूमि जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई हो, जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई हो, उसे ब्रह्मदेय भूमि कहा जाता था। साला भोग किसे कहते थे, साला भोग तो किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी, उसे साला भोग कहा जाता था। और देवदान, देवदान या तिरून मट्टकनी, तिरून मट्टकनी, ये जो मंदिर को भूमि दी जाती थी उपहार में, उसे देवदान कहते थे। और बाद में पल्ली चंदम, पल्ली चंदम, अगर ये भूमि पूछा जाए तो जो जैन धर्म के लोग थे उनको दान में दी जाती थी। तो देखो, एक वेलन वगई जो गैर ब्राह्मणों के स्वामी को दिया जाता था, बेलन वगई एक जमीन का नाम है। दूसरा, ब्रह्मदेय जमीन किसे कहते थे, जो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी। तीसरा, साला भोग जमीन किसे कहते थे, जो किसी विद्यालय के लिए दिया जाता था। चौथा, देवदान, जो मंदिर को उपहार में जमीन दी जाती थी। और पांचवा, पल्ली चंदम, ये जो जैन धर्म के लोग होते थे उनको जो जमीन दी जाती थी उसे पल्ली चंदम कहते थे। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये मैंने तमिल क्षेत्र में, तमिलनाडु क्षेत्र में जो भूमि का प्रकार है वो मैंने आपको बता दिया। और बेसिकली यहाँ वेल्लार, तो वेल्लार तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको वेल्लार कहा जाता था। ये भी आपको रखना है याद।
क्वेश्चन नंबर, ये तमिलनाडु का क्षेत्र यहाँ पर आप देखोगे तो ये तमिलनाडु राज्य आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर है तमिलनाडु, और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इन तीनों राज्यों से सटा हुआ है कौन? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक से सटा हुआ है कौन? तमिलनाडु। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर विचार करना। 9 नंबर प्रश्न जरा सुनिएगा। लिखा है कथनों ए तथा बी को पढ़ें एवं सही उत्तर का चुनाव करें। चलिए ए और बी को पढ़ लेते हैं और सही उत्तर का चुनाव कर लेते हैं। ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तभी तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ना। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कोलकाता पश्चिम बंगाल में की थी, है कि नहीं? तो ये तो समाज सुधारक थे, तो पहला तो राइट हो जाएगा। दूसरा, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। बी वाला भी राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पर विचार करना है। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है पूर्व मद्रास, मतलब चेन्नई को पहले मद्रास कहते थे, चेन्नई को पहले मद्रास कहते थे और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। लेकिन चेन्नई को पहले मद्रास कहते थे। तो मद्रास या चेन्नई में स्थापित जो वेद समाज था, वेद समाज किससे प्रेरित था? तो वेद समाज प्रेरित था दोस्तों ब्रह्म समाज से। ठीक है ना। वेद समाज किससे प्रेरित था? तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज से। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, युवा बंगाल आंदोलन। तो बेसिकली सी, ब्रह्म समाज से प्रेरित था कौन? वेद समाज। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने नए स्टूडेंट जुड़े हैं ना, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में इस चैनल को आप लोग ना शेयर, इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। पसंद आएगा तो एक प्यारा सा लाइक का बटन आप लोग ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी ना, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। क्योंकि देखो क्वेश्चन तो मैंने 10 ही करवाए हैं, लेकिन मैंने जिस प्रकार से NCERT को जोड़ा है और PYQ को भी मैंने जोड़ करके आपको बताया, यहाँ से सीटेट जूनियर पेपर 2 के लिए, SST के लिए आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ये पक्का समझिएगा। इसी प्रकार की क्लास को लेकर के मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। GS एक्सपर्ट ऑनलाइन के इस परिवार से जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।